और रुक कर हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर कारोबार जगत से आपको बता दें, जहां अडानी एंटरप्राइजेस ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का ये एफपीओ रद्द कर दिया है। अब इसमें निवेश किए गए लोगों के पैसे वापस लौटाएगा अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस ने इन्वेस्टर्स को कहा है कि वो निवेश किए गए पैसे रिटर्न करेगा। एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि निवेशकों का हित उनके लिए सबसे ऊपर है। बता दें कि विदेशी एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर के दामों में भारी गिरावट देखी गई, जिस वजह से जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा कंपनी में लगाया उनके हित को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये फैसला लिया है। रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का, जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें रावलपिंडी में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में केस दर्ज हुआ था। ये केस पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान की हत्या की साजिश रचने के इल्जाम लगाने के बाद दर्ज हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, शेख रशीद को किसी भी वक्त इस्लामाबाद पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर विरोध और विवाद अब शुरू हो चुका है। पुलिस के अनुसार शेख रशीद को मुर्री मोटरवे से गिरफ्तार किया गया, लेकिन शेख रशीद का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, शेख रशीद का इल्जाम है कि पुलिस ने न सिर्फ उनके घर में दरवाजे तोड़कर जबरन घुसने की कोशिश की, बल्कि उनके घर में मौजूद बच्चों और उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। शेख रशीद ने कहा कि ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है, बदले की कार्रवाई है और इसके पीछे पाकिस्तान के मौजूदा गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का हाथ उन्होंने बताया है। ये बताएंगे किस लिए गिरफ्तार किया आपको? दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता परे और एक मिनट यार, धक्के ना दो, धक्के नहीं थे यार। बदमाशी की है, ये मसला थे। 100-200 लोग दाखिल हुए और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के। इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। शेख रशीद अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी और बदले की कार्रवाई करार दे रहे हैं। शहबाज सरकार पर इमरान खान की हत्या कराने और उनके करीबियों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा करने वाले शेख रशीद अकेले नहीं हैं। चंद रोज पहले ही इमरान खान के बेहद करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी भी गिरफ्तार किए गए थे और उन पर ऐसे ही आरोपों के चलते देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लाहौर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उन्हें कल ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारियों के बाद अब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जल्द ही इमरान खान पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि वो भी अपनी सत्ता जाने के बाद से लगातार शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर इल्जामों की बौछार कर रहे हैं। चंद रोज पहले तो इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर यह इल्जाम लगाया कि उनकी हत्या के लिए जरदारी समेत 4 लोगों ने साजिश की और साजिश के तहत एक आतंकी संगठन को पैसे भी दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। मेजा तहसील इलाके में लाखों की भीड़ के बीच करीब 3 घंटे तक बाबा दिव्य दरबार सजाएंगे। इससे पहले प्रयागराज के माघ मेले में जाकर त्रिवेणी संगम की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे और संत महात्माओं से आशीर्वाद भी लेंगे। बता दें आपको कि दिव्य शक्ति के जरिए लोगों के मन की बात जानने का दावा करने और हिंदू राष्ट्र की वकालत करने के बाद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में आए थे और चर्चा के बाद ही अब वो पहली बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, आज पूरा कार्यक्रम बताइए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का। देखिए, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यहाँ पर दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक दरबार लगना है, जो कि मां शीतला महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर इलाहाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर प्रयागराज में ही मेजा तहसील है, वहां पर ये कार्यक्रम होना है। मां शीतला महोत्सव की ओर से उनको बुलाया गया है, लेकिन महोत्सव की ओर से ही उनके दरबार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि करीब 1.25 लाख लोगों का इंतजाम किया गया है और एक बड़ा दरबार सजेगा, जिसमें वो जिस तरीके से अपना दरबार लगाते
चाहते हैं, वो दरबार लगाएंगे बाबा बागेश्वर। और उससे पहले ये भी कयास लगाया जा रहा है कि वो गंगा जी में स्नान करने भी आ सकते हैं। और इस समय हम आपको दृश्य दिखा दें, इलाहाबाद के माघ मेले में हम हैं और सतुआ बाबा के आश्रम में हैं। सतुआ बाबा इस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। वहां पर बागेश्वर बाबा के आने की उम्मीद है और यहां से वो बाबा के से दर्शन करने के बाद फिर वो गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, वहां पर पूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ के जो बड़े आश्रम हैं वहां पर मिलने जाएंगे और उसके बाद वो मेजा जाएंगे और मेजा में 3 घंटे का उनका दरबार चलेगा। तो ये माना जा रहा है कि बाबा बागेश्वर जो हैं वो एक तरीके से संतों के बीच में अपनी मान्यता मनवाने के लिए एक तरीके से जो कुछ भी वो विवादों में रहे, उन विवादों के बाद संतों की मान्यता वो चाहते हैं और संतों से मुलाकात करके एक तरीके से एंडोर्समेंट चाहते हैं कि वो भी उनके समुदाय के हैं और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो पॉलिटिकली पावरफुल लोग हैं। बिल्कुल, तो हिंदू राष्ट्र की बात भी लगातार कर रहे हैं और ऐसे में संत समाज का पूरा समर्थन भी हासिल करना चाहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रविकांत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। संसद में बजट पेश होने के बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के लिए 4 दिनों का वक्त निर्धारित किया गया है। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में आज चर्चा की शुरुआत चंद्र प्रकाश जोशी करेंगे, जबकि राज्यसभा में डॉक्टर के लक्ष्मण करेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बजट पेश हो चुका है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले दिन हुआ था, बजट दूसरे दिन हुआ है और इसके बाद जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़नी है, फिर चाहे वो लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की, तो इसकी जो कार्रवाई आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान और जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस पर अपना जो है चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब तमाम राजनीतिक दलों के जो राजनेताओं से हमने बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिर्फ जो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहती थी वही किया गया है और ऐसे में जब चर्चा हो रही होगी तो उस दौरान विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश भी करेंगे और इस दौरान हंगामा भी हो सकता है। और रही बात जो सरकार की तरफ से जो बात रखने की, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में जिसका आपने जिक्र किया कि 7 तारीख को और राज्यसभा में 8 तारीख को धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। जी ठीक अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स। हम एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष आज अपने राज्यों में मीडिया से बजट की खूबियों पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम आम बजट पर बीजेपी के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम बजट पर चर्चा के लिए 1 से 12 फरवरी तक देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, चर्चा के लिए 1 से 12 फरवरी तक का ये जो देशव्यापी अभियान है, प्रायोरिटी यही रहेगी, लक्ष्य यही रहेगा कि लोगों तक इसकी खूबियों को आसानी से पहुंचाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जो केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, लेकिन उसको जनता के बीच कैसे पहुंचाना है, बीजेपी ने उसके लिए भी रणनीति पहले से तैयार कर ली थी। यानी कि बजट पेश होने से पहले ये रणनीति भी तैयार कर ली थी और उसी कड़ी में सुशील मोदी के नेतृत्व में जो एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और उस 9 सदस्यीय कमेटी ने रूपरेखा तय की है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में, यानी कि 1 से लेकर 12 तारीख तक जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो बड़े चेहरे हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो अगर वहां पर उनकी सरकार नहीं है तो विपक्ष के जो नेता, वो तमाम बड़े चेहरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को ये बताएंगे कि आखिर ये बजट कैसे उनके हित में है। क्योंकि विपक्ष इसको जो बजट के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, ये कह रहा है कि जनता को कुछ मिला नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि बजट से जनता को क्या मिला है ये बताया जा सके। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से क्योंकि इस साल में ही 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने, अगले साल जो है जो लोकसभा चुनाव होना है और अगले साल का बजट पूर्ण साल का बजट नहीं होगा, अंतरिम बजट होगा। ऐसे में सरकार ने जनता को क्या कुछ दिया है ये बताने की कोशिश करेगी बीजेपी इस तरीके के कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल अंकित, तो कह सकते हैं कि 23 पर भी नजर है और 24 पर भी निशाना है और इसीलिए बीजेपी को हमेशा कहा जाता है कि वो प्रोएक्टिव मोड पर रहती है।
निश्चित तौर पर, और इसी वजह से देखिए आप खुद समझिए कि बजट पेश होना था 1 तारीख को, लेकिन ये जो कमेटी का गठन कर दिया गया था 2 दिन पहले ही, और बाकायदा सबको निर्देश दे दिया गया था। और कल जो है एक और चीज जानकारी देना चाहूंगा, कल जैसे बजट पेश हुआ उसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाकायदा जो अपनी पार्टी के कई मंत्रियों को, जो प्रवक्ता है, कई बड़े नेता हैं, उनके साथ एक बैठक की है, और बैठक में उसी दौरान बता दिया कि इस बजट के मुख्य बिंदु क्या है। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब ये नेता जनता के सामने पहुंचे, फिर चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, इंटरव्यू के माध्यम से हो, तो जनता को बता सके कि बजट की क्या खूबियां हैं। और उसी कड़ी में ये जो आगे के कार्यक्रम है वो भी आगे बढ़ाए जाएंगे। जैसी जानकारी मिली है कि सुशील मोदी, जो कि खुद इस कमेटी के अध्यक्ष है, वो जो है सूरत में 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी तरीके से जो तमाम बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगले कुछ दिनों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और बजट की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में बजट सत्र की रणनीति को लेकर आज सुबह 9:15 बजे कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक भी होनी है। इसके बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे की अगुवाई में सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी, जहां सरकार ने पूरी तैयारी की है जन जन तक बजट की योजनाओं को पहुंचाने की, तो वही विपक्ष भी कमर कसे हुए हैं। और आज 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसकी अगुवाई करेंगे राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और साथ ही समूह की एक बैठक भी होनी है 9:15 पर। तो आज सुबह 9:15 बजे कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू हो रही है। किस तरह सरकार को घेरना है सदन के अंदर, उस पर रणनीति बनाने के लिए आज यहां गहरा मंथन भी किया जाएगा। तो बजट सत्र पर आज कांग्रेस का मंथन होगा। बजट को यहां बहुत डिसअपॉइंटिंग कांग्रेस के नेताओं की ओर से बताया गया कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉपुलिस्ट बजट है, चुनाव को देखते हुए बनाया गया बजट है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से ये बड़ी खबर है। बिहार में एक आईएएस अफसर का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि अपशब्दों से भरी भाषा के लिए। वीडियो में आईएएस अफसर न सिर्फ अपने जूनियर अफसरों बल्कि बिहार के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब का नाम है के पाठक, जो बिहार में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के डीजी के पद पर भी तैनात हैं। लेकिन एक मीटिंग में वो अपना आपा खो बैठे और फिर जो कुछ उनकी जुबान से निकला उससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने के पाठक के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत की है और जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहां पर की गई है। इनकी अब डिप्टी कलेक्टर हम लोग से तो गलती हो गई सर, हम लोग सर से बिहार एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी ऐसे चलता है, यहाँ देखे हो किसी को ऐसे चलते लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? यहाँ पे खड़ा होकर पे 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 हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? दिल्ली रोड पे लाल लाइट भी है, पे पे भी करेगा। तो यहाँ डिप्टी कलेक्टर अब मैं, अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो तो कागज पे, इनकी ऐसी तरीका कल जरा भेजो इसको मेरे को। तो अपने जूनियर अफसरों के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बिहार के लोगों के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और अब इन आईएएस अफसर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने के पाठक के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत कर दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो अपने जूनियर ऑफिसर्स को वो समझा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मीटिंग यहां पर चल रही थी और उसी दौरान उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां बिहार के पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में परिस्थिति हर समय एक जैसी नहीं रहती है। हो सकता है कि एक बड़े हित में भविष्य में हमें ही सोचना पड़े। राजनीति में सब कुछ संभव है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महामाया प्रसाद सिन्हा एक समाजवादी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 100 दफा पार्टी बदली। लेकिन इतनी बात जरूर जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में आज जो बातें, जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थिति में जो हम सोच रहे हैं, हो सकता है कल कोई ऐसी परिस्थिति हो कि लार्जर इंटरेस्ट में हमको रीथिंक करना पड़े। तो इसलिए
जो कह रहे हैं अपने आप में वो लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। महामाया बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ दिन हुआ करते थे और बहुत पार्टियां उन्होंने बदली, अब पार्टी को ऐड किया। तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार पार्टी बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक कुमार लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शशांक, बिहार की राजनीति में ये हो क्या रहा है? हर कोई संभावनाएं ढूंढ रहा है, लार्जर इंटरेस्ट की बात तो करते हैं लेकिन छिपा होता है सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, जीतन राम मांझी इस तरह की बयानबाजी करके बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पलटी मारने का उनका इतिहास रहा है। दरअसल उनके पार्टी के 4 विधायक और 1 एमएलसी, उनका बेटा एमएलसी मंत्री है। वो चाहते हैं कि उनके किसी एक विधायक को मंत्री बनाया जाए। उनकी मांग ये पूरी नहीं हो रही है, उनकी नाराजगी है क्योंकि बिहार सरकार अपने अहम निर्णयों में उनका सुझाव नहीं लेती है, जबकि वो पूर्व सीएम है। उन्होंने अपने पार्टी से एक एमएलसी बनाने की भी मांग की थी, लेकिन महागठबंधन सरकार ने उनकी इस मांग को तवज्जो नहीं दिया। दूसरी तरफ शराबबंदी पर वो कई बार सवाल उठा चुके हैं, इस फैसले से भी नाराज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी कुछ मांग को मनवाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बीजेपी तो साफ कर दी कि हम नीतीश के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। तो बीजेपी तो बिहार में सरकार बनाएगी नहीं, और नीतीश खुद कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ना। ये भी साफ है कि नीतीश 2025 तक सीएम रहेंगे। तो कहीं कोई सरकार उलटने पलटने की संभावना तो नहीं है। मांझी इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं हेडलाइन में आना चाहते हैं और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। दरअसल जब 2015 में सीएम की कुर्सी से हट रहे थे तो अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी और एनडीए से अलायंस किया था। फिर ये महागठबंधन में चले गए, फिर ये एनडीए में आए, अब फिर महागठबंधन में। तो कहीं ना कहीं बस दबाव की सियासत कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल उन्होंने ठीक ही कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब क्या वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।